Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरी रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1 की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ आइडियल्स एंड फैक्टरिंग्स। इसमें बेटा मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि फैक्टरिंग क्या चीज़ होती है और इसकी एग्जिस्टेंस आपको प्रूफ कराएगी। इसके एग्जाम्पल्स में लास्ट लेक्चर में आपको करा नहीं पाई थी। आज इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक के हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। तो बेटा पहले वाला लेक्चर जरूर देख लेना ताकि फैक्टरिंग के बारे में आपको पता चले। मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। अगर आर कोई भी एक रिंग है, लेट आर बी एनी रिंग एंड लेट ए बी एनी आइडियल मान लिया, ठीक है ना, क्योंकि हमने बता दिया कि अगर ए आइडियल होगा तभी फैक्टरिंग बन रही थी। ये लास्ट लेक्चर में करा चुकी हूँ। लेट ए बी एनी आइडियल ऑफ आर, तो आर बाय ए से आप फैक्टर रिंग को डिनोट करेंगे और इसके एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, आर प्लस ए वेयर आर बिलोंग्स टू आर। मतलब जितने कोसेट्स बनेंगे, लेफ्ट कोसेट बनाओ या राइट कोसेट बनाओ, इट हार्डली मैटर्स। तो आर बाय ए के एलिमेंट क्या होते हैं, कोसेट्स। तो मैंने आर प्लस ए लिखा, तो आर को मैंने क्योंकि लेफ्ट साइड पे लिया तो मैंने सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ ए इन आर लिया है। दिस इज कॉल्ड, ये आर बाय ए का एलिमेंट होगा। यहां पर हमने इट इज अ फैक्टर रिंग अंडर द टू ऑपरेशंस, अंडर द ऑपरेशंस। मैंने कैसे एडिशन ऑपरेशन डिफाइन करी थी, देखो आर प्लस ए एक कोसेट और दूसरा कोसेट है एस प्लस ए। इनको अगर ऐड करना है तो इनके कोसेट रिप्रेजेंटेटिव आर प्लस एस जो है उन दोनों को ऐड कर लीजिए और उससे आप जो है कोसेट बना दो। और अगर आपको इन दोनों कोसेट्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, इनके कोसेट रिप्रेजेंटेटिव्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उससे कोसेट बना देंगे। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रूफ कराई थी। आज इसी को यूज करते हुए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो एग्जांपल ऑफ फैक्टरिंग क्या है। मैंने आपको बोला कि z इज द रिंग ऑफ इंटीजर। आपको पता है कि इंटीजर्स की जितनी भी आइडियल्स होती हैं वो मल्टीपल ऑफ समथिंग होती है। जैसे 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, n का मल्टीपल, m का मल्टीपल, इस टाइप की होती है। तो 4z इज एन आइडियल ऑफ z क्योंकि ऑल द आइडियल्स ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर आर ऑफ द फॉर्म nz वेयर n इज ऑल्सो एन इंटीजर। मैंने उसकी वैल्यू 4 ले ली, तो 4z का मैंने आइडियल बना लिया। तो 4z इज एन आइडियल ऑफ z, तो मैंने z बाय 4z से बनाई फैक्टर रिंग। तो इसके एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, देखो पहला एलिमेंट ए के अंदर z के एलिमेंट लो a प्लस 4z, ठीक है। तो इसका एलिमेंट क्या होगा, a प्लस 4z वेयर a बिलोंग्स टू z। थोड़ा सा ना ऐसे याद किया करो, देखो z बाय 4z है ना, इसके एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, तो यहाँ जो पहले लिखा उसका एलिमेंट पहले लो, तो a आ गया, प्लस जो नीचे लिखा हुआ वो एज इट इज, ठीक है। तो वेयर a बिलोंग्स टू z आपको बनाना आ जाएगा एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, ठीक है। तो a प्लस 4z इज एन एलिमेंट ऑफ z बाय 4z, ठीक है। अब इसके अंदर a क्या है, इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर है तो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4। पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, तो a की वैल्यू 0 डाली तो मेरे पास आ गया 0 प्लस 4z। फिर a की वैल्यू 1 डाली तो एलिमेंट आ गया 1 प्लस 4z। फिर a की वैल्यू 2 डाली, उससे कोसेट बनाया तो 2 प्लस 4z। a की वैल्यू 3 डाली तो 3 प्लस 4z। फिर a की वैल्यू 4 डालूंगी तो 4 प्लस 4z। मैं आपसे ये कहती हूँ कि इसके बाद ना एलिमेंट रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इन यही 4 कोसेट्स बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। मैं करके दिखा देती हूँ आपको, देखो 4 डालो तो 4 प्लस 4z हो जाएगा। तो आपको पता है कि इधर देखें 4 प्लस 4z एक कोसेट है वेयर कोसेट रिप्रेजेंटेटिव है 4। आपको मैंने कोसेट्स की प्रॉपर्टीज जब कराई थी तो ये बताया था कि a प्लस एच इक्वल टू एच होगा इफ एंड ओनली इफ द कोसेट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो h का एलिमेंट हो। तो आप देखो 4 प्लस 4z इज इक्वल टू 4z बिकॉज 4 बिलोंग्स टू 4z। 4 है ना मल्टीपल ऑफ 4z, 4z के एलिमेंट क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 बिलोंग्स टू 4z। तो कोसेट रिप्रेजेंटेटिव अगर उसी को मिल जाए जिस सेट में से लिया, जिसका हम कोसेट बना रहे हैं, तो वो उसी के बराबर आ जाता है। तो a प्लस एच इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू h। अगर आप a की जगह 4 ले लें और h की जगह 4z ले लेंगे तो इस वाली प्रॉपर्टी से मुझे पता चलेगा 4 प्लस 4z के ही बराबर है। तो इसका मतलब वो 0 प्लस 4z के बराबर हो गया, ठीक है। अब आप लोग 4 के बाद 5 से बनता, a की वैल्यू अगर 5 लेती तो क्या आता, 5 प्लस 4z। तो मैं 5 को क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस 4 लिख सकती हूँ ना।
अब आपको पता है 1+4+4z है, आपको मैंने ये भी प्रॉपर्टी कराई हुई है एसोसिएटिविटी जैसी कोसेट्स के अंदर, कि a+b+ho या a+b+ho, ठीक है ना, कराई थी ना प्रॉपर्टी ये वाली भी। तो वो वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, तो मैंने इस ब्रैकेट को 4+4z पे लगा लिया। अभी अभी आपको सिखाया 4+4z 4z होता है, तो इस 4+4z की जगह 4z लिख दिया, तो ये 5+4z किसके बराबर आ गया, 1+4z के बराबर आ गया। ठीक है, तो मुझे पता चला कि अब इसके आगे वाला जो कोसेट आता वो 1+4z के बराबर है। ऐसे बेटा आप 6+4z लोगे ना, वो 2+4z के बराबर आ जाएगा। 7+4z लोगे, वो 3+4z के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से नंबर्स जो है ना इन्हीं के बीच में रिपीट होते जाएंगे, तो यही 4 डिस्टिंक्ट कोसेट्स आएंगे आपके पास। इसके बाद जो कोसेट्स आएंगे ना वो इन्हीं के बराबर आ जाएंगे। आपको पता भी है 2 कोसेट्स या तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं या फिर बिल्कुल सेम होते हैं। तो 2 कोसेट्स के बीच में या तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है या फिर सारे एलिमेंट बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये बताइए आप। तो इस तरीके से हमें पता चला बेटा कि z+z/4z के जो एलिमेंट है वो यही 4 एलिमेंट है और नहीं है। ठीक है, अब मैं इसमें जरा मल्टीप्लिकेशन की भी ऑपरेशन लगा के दिखाऊं कि 2 कोसेट्स मल्टीप्लाई कैसे होंगे, जरा करके दिखाऊं आपको। जैसे 1+4z को 2+4z से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, देखो करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने कोई भी 2 एलिमेंट लिए 2+4z और 3+4z, इनको मल्टीप्लाई करना मतलब इनके कोसेट रिप्रेजेंटेटिव को मल्टीप्लाई करना। तो इसका कोसेट रिप्रेजेंटेटिव 2 है, इसका 3 है, इन दोनों को कर दो, 2 3 जा क्या आ गया, 6 आ गया। अब 6+4z तो एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब इसको एब्जॉर्ब कराएं। तो देखो 6 को मैं लिख सकती हूँ 2+4, तो फिर ब्रैकेट आपने 2+4 से 4+4z पे ले गए, आपकी प्रॉपर्टी है कोसेट की, आप ले सकते हो ऐसा। अब 4+4z आपको बताया मैंने 4z के बराबर होता है, बिकॉज 4 बिलोंग्स टू 4z, तो 4z के बराबर आ गया ये। तो 2 प्लस ये इनका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आ गया, 2+4z। इसी तरीके से बेटा और कोई नंबर मल्टीप्लाई करके देखना है वो देख लो। मैंने अच्छा ये दोनों को ऐड करके दिखाया हुआ कि 2+4z और 3+4z, मान लो इनको ऐड करना पड़ जाए, इसका मतलब इनके कोसेट रिप्रेजेंटेटिव्स को ऐड करना। तो कोसेट रिप्रेजेंटेटिव को ऐड कर दिया, तो 2+3 क्या आ गया, 5 आ गया। 5+4z आ गया, 5 को आप लिख सकते हो 1+4, फिर से 4 को इकट्ठा कर लो इसके साथ, तो 1+4z। तो मैंने 2-3 ऑपरेशन आपको करके दिखाई है कि ऐड कैसे करने हैं, मल्टीप्लाई कैसे करने हैं। अब आप लोगों का होमवर्क ये होगा कि ये जो 4 एलिमेंट्स है ना, ये जो 4 एलिमेंट है कोसेट्स के, इनसे आप एक टेबल बनाना, ये वाली ऐसे वाली, देखो ये वाली टेबल बनाना। यहाँ पे लिखो 0+4z, यहाँ लिखो 1+4z, यहाँ पे लिखो 2+4z, यहाँ लिखो 3+4z। ऐसे ही टेबल यहाँ पे बनाना है, ये ऐसे लिख लिया, जैसे कैलीज टेबल सिखाई है ना आपको बनानी। ठीक है, ये बनाना, क्लियर, ये पूरी टेबल बनाना आप, और शो करना है कि ये एबिलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन की टेबल बनाना, अभी यहाँ पे प्लस का नोटेशन लगा लो, फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ लगाना और शो करना कि क्लोजर होल्ड करती है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है सेमी ग्रुप भी बना रहा होगा, तो z/4z जो होगा रिंग बन जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। देखो ऐड करते समय 0 में तो जो भी ऐड करोगे वही आ जाएगा। मैंने थोड़े बहुत नंबर आपको ऐड करके दिखा भी दिए, ठीक है ना। तो उसी की हेल्प से आप ये पूरी टेबल अपने आप कंप्लीट करेंगे सब बच्चे। और मैंने इनवर्स निकालना भी सिखा रखा है, आइडेंटिटी निकालना भी सिखा रखा है बच्चों को कि कैसे देखते हैं हम। जैसे आइडेंटिटी तो 0+4z ही होगी, ठीक है ना। अब ये देखो 1+1 2 है, तो ये 2+4z आएगा, 1+2 3+4z, 3+1 4 आ जाएगा, तो आपको पता है 4z के ही बराबर होता है। मैंने बनाई दी है आपकी टेबल ये वाली, ठीक है, ये लो, ठीक। 2+2 4 है, तो 4z आ जाएगा। 5 वाला मैंने आपको दिखाया 1+4z के बराबर है, ये 2+4z के बराबर है, ये 1+4z, ये टेबल बन गई ना। अब इसके अंदर आप देखो कोई भी एलिमेंट जो है इस z/4z से बाहर का नहीं आया, इसका मतलब क्लोजर होल्ड्स क्लियरली। एसोसिएटिविटी आपको पता ही है कि होल्ड करती है, इसके अंदर मैंने ऊपर करके भी दिखाया कि कोसेट्स में किस तरीके से एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। ठीक है, आइडेंटिटी कहाँ मिलती है आपको मैंने सिखा रखा है पूरी टेबल में। ये जो रो है, ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये एज इट इज जहां अपियर हो जाएगा उसका कॉलम हेड आइडेंटिटी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ये एज इट इज अपियर हो रहा है ना, ये कॉलम यूं का यूं अपियर हुआ, तो दिस इज द आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी आपको मिल गई। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या सिखाया आप लोगों को कि आइडेंटिटी को मार्क कर लो हर रो में। तो 0+4z, 0+4z मतलब 4z, 4z और 4z। तो यहां से क्या पता चला बच्चों, देखो 0+4z
के अंदर हमने जिसको मार्क किया वो ये रहा, इसके ऊपर वाला कॉलम हेड जो होगा वो इसका इनवर्स है, तो 4z का इनवर्स आ गया 4z। ठीक है, 1+4z का इनवर्स क्या होगा, देखो इधर 1+4z यहाँ लिखा है ना, इसकी रो में मूव किया तो मुझे 4z यहाँ मिला, 4z के ऊपर वाला कॉलम हेड 3+4z, तो 1+4z का इनवर्स क्या आ गया 3+4z। आपको मैंने बता रखा है इफ a इज द इनवर्स ऑफ b देन b इज आल्सो द इनवर्स ऑफ a, तो 3+4z का इनवर्स 1+4z हो गया। ऐसे ही देखो 2+4z का इनवर्स निकालना है, इसकी रो में मूव किया तो मुझे आइडेंटिटी मिली यहाँ पर, इसके ऊपर देखो क्या है, ये कॉलम हेड है, तो 2+4z का इनवर्स 2+4z ही है। ठीक है, तो सभी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। सिमेट्री देख लो, अलोंग द मेन डायगोनल होगी तो कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी। आप देख सकते हो फर्स्ट रो इक्वल टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इक्वल टू सेकंड कॉलम, थर्ड रो इक्वल टू थर्ड कॉलम, फोर्थ रो इक्वल टू फोर्थ कॉलम। तो सिमेट्री होल्ड कर रही है तो ये कॉम्यूटेटिविटी भी होल्ड करेगी। तो मैंने आपको प्रूफ कराई दिया, z/4z फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू प्लस। ऐसे बेटा मल्टीप्लीकेशन की टेबल बना के शो कर देना, ये सेमी ग्रुप भी बनाता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा ये रिंग है। ठीक है, तो रिंग है तो फैक्टर रिंग होगी। क्लियर। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि एलिमेंट्स लिख के दो 2z/6z। अब देखो इधर 2z/6z, तो पहले 2z का एलिमेंट लो। 2z का एलिमेंट क्या होगा, सपोज कर लो r, वेयर r इज एन इवन इंटीजर, प्लस ये वाला है 6z एज इट इज। बस ये होंगे इसके एलिमेंट वेयर r बिलोंग्स टू 2z, यानी कि r इज एन इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर है तो ये वैल्यू देनी शुरू करो। सबसे पहले 0 दी तो 0+6z, फिर नेक्स्ट इवन इंटीजर क्या आएगा 2, तो 2+6z, फिर नेक्स्ट इंटीजर 4, तो 4+6z, फिर नेक्स्ट इंटीजर 6, 6+6z। अब आपको पता है ना 6+6z किसके बराबर होगा, 6z के बराबर हो जाएगा ना। अभी जैसे 4+4z 4z के बराबर था, ऐसे 6+6z 6z के बराबर हो जाएगा। तो अब एक बार रिपीट होने शुरू हो गए ना, अब इसके आगे के सारे एलिमेंट रिपीट होंगे। देखो 6 के बाद क्या नेक्स्ट एलिमेंट डालोगे 8, तो 8+6z आ जाएगा। 8+6z को आप क्या लिख सकते हो, 2+6z प्लस, सॉरी 2+6+6z, यानी कि 2+6+6z। अब फिर से 6+6z 6z के बराबर हो जाएगा, तो ये 2+6z के बराबर हो जाएगा। तो अब इससे आगे इसके एलिमेंट्स नहीं आएंगे, इतने 3 ही एलिमेंट रह जाएंगे। ठीक है, तो ये 2z/6z के एलिमेंट किस फॉर्म के हैं, ये जो 3 लिखे हैं ना, बस यही 3 एलिमेंट है। मैंने हमेशा सिखाया है जब भी फाइनाइट रिंग आ रही हो या फाइनाइट सेट हो आपके पास और उसे रिंग प्रूफ करना हो तो हमेशा टेबल बना लो, टेबल बना के सॉल्व करो। ठीक है, अब आपका होमवर्क है इसकी टेबल बनाना, सब बच्चे टेबल बना के शो करना कि ये रिंग बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। आपको आर दे रखा है A1 A2 A3 A4 होगा ये। ठीक है, वेयर ऑल AI बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर इंटीजर्स। आई इसका कोई भी सबसेट दिया हुआ है विच कंसिस्ट ऑफ द मैट्रिसेस विद इवन एंट्रीज ओनली। तो आई जो है सब इसका सबसेट जिसके पास सारी एंट्रीज इवन हो, मतलब ये जो A1 A2 A3 A4 है ना, ये इवन नंबर होने चाहिए। तो इससे रिंग बनानी है, फैक्टर रिंग बनानी है। तो सबसे पहले तो आई का आइडियल होना जरूरी है। ठीक है ना, आई अगर इसका आइडियल होगा तभी बात बनेगी। तो आइडियल बनाने के लिए आइडियल टेस्ट फॉलो होना चाहिए। आइडियल टेस्ट के लिए आई शुड बी नॉन एम्प्टी, इट शुड बी सबसेट ऑफ आर, और फिर दोनों कंडीशन आइडियल टेस्ट की। तो देखो आई जो है सबसेट ऑफ आर तो हो गई, क्योंकि आर के पास तो हर तरीके का 2x2 मैट्रिसेस ओवर इंटीजर है, बट आई के पास 2x2 मैट्रिसेस ओवर इवन इंटीजर है, तो हर इवन इंटीजर इंटीजर तो होता ही है। तो आई इज अ सबसेट ऑफ आर आ गया। नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि मैंने हमेशा बताया जब भी किसी चीज को नॉन एम्प्टी शो करना है तो शो कर दो उसमें 0 एलिमेंट है। तो 0 एलिमेंट क्या होता है, यही होता है 0 एलिमेंट, 0 0 0 0। आपको पता है 0 इवन इंटीजर है, तो ये आई का एलिमेंट बन गया। तो आई नॉन एम्प्टी सबसेट तो बन गया आर का। अब मैं पहली कंडीशन आइडियल टेस्ट की लगाऊंगी कि 2 एलिमेंट आई के लूं, उनको माइनस करूं तो वो भी आई का एलिमेंट आना चाहिए। तो मैंने आई के 2 एलिमेंट ले लिए। अगर ये दोनों आई के एलिमेंट है, इसका मतलब ए बी सी डी और ई एफ जी एच ये सब इवन इंटीजर्स। मैंने इन दोनों को माइनस किया, तो अब देखो माइनस करने पर 2 इवन इंटीजर को जब भी माइनस करते हैं तो इवन इंटीजर ही आता है। देखो कोई भी इवन इंटीजर 2k फॉर्म का होगा, दूसरा इवन इंटीजर सपोज कर लो 2m फॉर्म का है, दोनों को माइनस करूंगी तो क्या आएगा 2 × k माइनस m, तो ये भी तो इवन इंटीजर ही आया। तो डिफरेंस ऑफ 2 इवन इंटीजर इज ऑलवेज इवन, तो इसलिए ये जो है इवन इंटीजर आएगा। तो मुझे पता चल गया कि ये a - c भी इवन है, b - f भी इवन है, ये सब इवन है।
अगर ये इवन है तो ये किसके एलिमेंट बन गए, आई के एलिमेंट बन गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ आइडियल टेस्ट इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट तो लेते हैं रिंग का और एक एलिमेंट लेते हैं आइडियल का। तो मैंने ए बी सी डी तो लिया आई का एलिमेंट, इसका मतलब ये ए बी सी डी सारे इवन इंटीजर्स हैं। अगर ये इवन है तो ये 2 का मल्टीपल होंगे, तो मैंने ले लिया, सपोज कर लो ए 2k है, बी 2l है, सी 2m और डी 2n है, ठीक है। तो ए बी सी डी ये बन गया। और आइडियल टेस्ट में दूसरा एलिमेंट जो लिया जाता है वो रिंग का लिया जाता है। तो मैंने दूसरा एलिमेंट लिया a1 a2 a3 a4, वो रिंग का एलिमेंट लिया। अब इस ये a1 a2 a3 a4 इंटीजर्स हैं, ये इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। हो सकता है एक इवन और बाकी सारे ऑड, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। द ओनली कंडीशन इज दैट दे आर इंटीजर्स। फिर हमें क्या शो करना होता है कि जब आइडियल का एलिमेंट रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो किसका एलिमेंट आना चाहिए, आइडियल का एलिमेंट आना चाहिए। तभी हम बोलते हैं कि आइडियल के पास कैपेसिटी होती है कि रिंग के एलिमेंट को ऑब्जॉर्व कर ले। तो हमने ये लिया आइडियल का एलिमेंट, ठीक है, ये आइडियल का एलिमेंट है और ये रिंग का एलिमेंट है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ए की वैल्यू डाल दी 2k, बी की वैल्यू डाल दी 2l, क्योंकि ये थे ना आपकी जो हमने ऊपर माने थे इवन। तो आप देखो सबके साथ 2 कॉमन निकल आएगा। जब 2 कॉमन निकल आए और अंदर की चीज आपकी इंटीजर है, तो 2 इंटू सम इंटीजर इज इवन इंटीजर, तो ये सारे के सारे क्या बन गए, इवन इंटीजर्स बन गए। अगर ये इवन इंटीजर्स है तो किसका एलिमेंट है, आई का एलिमेंट है। आपको कैसे पता चलेगा ये इवन इंटीजर है, आपको देखो के भी इंटीजर, a1 भी इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज इंटीजर, ठीक है। एल भी इंटीजर, a3 भी इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इज इंटीजर। फिर 2 इंटीजर्स को ऐड किया तो वो भी इंटीजर ही होगा। तो ये किसका एलिमेंट आ गया, आई का एलिमेंट आ गया। इसका मतलब आई इज एन आइडियल ऑफ आर। अगर आई आइडियल है तो मैं आर बाय आई को फैक्टरिंग बना सकती हूँ, ठीक है ना। यही मैंने एग्जिस्टेंस में प्रूफ कराया था। तो मैं आर बाय आई को फैक्टरिंग बना रही हूँ। आर बाई आई के पास कैसे एलिमेंट होंगे, पहले एलिमेंट लो आर का, तो स्मॉल आर प्लस आई, यही होगा, कोसेट बन गया। अब ये स्मॉल आर क्या है, एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर। कैपिटल आर के पास कैसे एलिमेंट है, मैट्रिक्स इज 2 by 2 वेयर ऑल द एंट्रीज आर इंटीजर्स, ठीक है। तो मैंने कोई भी 2 by 2 मैट्रिक्स लिया वेयर a1 a2 a3 a4 ऑल आर इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स हैं और आई क्या है मेरे पास, जिसके पास इवन इंटीजर्स थे वो। तो मैं कह रही हूँ कि ये a1 a2 a3 a4 जो है ना, ये सिर्फ 2 ही वैल्यूज ले सकते हैं, 0 और 1, क्योंकि उसके बाद की कोई भी वैल्यू लोगे ना आप तो वो इवन इंटीजर होने की वजह से आई में ही दोबारा एब्जॉर्ब हो जाएगी, जैसे ऊपर दिखाया था। मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 लिया हुआ था, मतलब जब ऐड कर रहे थे यहाँ पे सपोज कर लो आपने 3 लिया, तो वो 3 को हम 2 + 1 लिख सकते हैं, तो 1 रह जाएगा और 2 जो होगा वो आई में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया सब बच्चों को। तो मेरे को क्या पता चला कि आर बाय आई के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, देखो a1 के पास 2 चॉइसेस 0 और 1, a2 के पास फिर से 2 चॉइसेस 0 और 1, a3 के पास 2 चॉइसेस 0 1, a4 के पास भी 2 चॉइसेस 0 1। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आ गई, 2 to the power 4 विच इज इक्वल टू 16। तो टोटल 16 एलिमेंट होंगे आर बाय आई के पास, ठीक है बच्चों। तो ये था मेरा मैट्रिसेस की रिंग। अब करते हैं फैक्टरिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो गॉसियन इंटीजर्स रिकॉल कीजिए, मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ डोमेन ऑफ गॉसियन इंटीजर्स पे। गॉसियन इंटीजर के एलिमेंट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। अब इंटीजर वर्ड है तो उसके जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जेड आई से। तो जेड आई का एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, a + ib वेयर a and b बोथ बिलोंग्स टू z। दिस इज द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, ठीक है। इससे फैक्टरिंग बनानी है। फैक्टरिंग बनानी है तो पहले नीचे कोई भी एक आइडियल लेनी पड़ेगी, तो मैंने इसकी ले ली। ये वाली ब्रैकेट किसकी नोटेशन होती है, ये वाली देखो, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं समझा चुकी हूँ, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए, ये मीनिंग होता है। तो मैंने इसकी आइडियल लिए 2 - i, ठीक है। 2 - i की आइडियल मतलब प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय 2 - i, ठीक है। तो अब देखो R इज अ फैक्टरिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर, तो इसके एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, इसका एलिमेंट क्या होगा, पहले Zi का एलिमेंट लो, Zi का एलिमेंट a + ib प्लस नीचे वाला कोसेट, नीचे वाला जो सेट है उससे कोसेट बनाया तो ये बनेगा, ठीक है। इसके एलिमेंट देखो किस फॉर्म के होंगे, मैं एलिमेंट निकाल देती हूँ पर्टिकुलर इसके, बड़ा अच्छा है देखो ये। लेट अस फाइंड द डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ द फैक्टरिंग R। फैक्टरिंग हाँ R से नोट किया हुआ है Zi बाय दिस को। तो देखो
आप पहले ये ऑब्जर्व कीजिए कि कोसेट के अंदर आइडेंटिटी क्या होती है। आपको मैंने बताया कि 0 प्लस एच इज दी आइडेंटिटी। आप जरा देखो 2 प्लस आई प्लस दिस करोगे, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस दिस। ठीक है, क्योंकि आपकी कोसेट की जो आइडेंटिटी होती है वो यही होती है, 0 प्लस दिस। तो आप, और ये क्यों है 0, क्योंकि 2 माइनस आई ए प्लस एच इज इक्वल टू एच इफ ए बिलोंग्स टू एच। दोबारा से देखिए जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, सॉरी, देखो a प्लस एच, यहाँ देख लो, a प्लस एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू h। a को ले लो 2 माइनस आई एलिमेंट और h को ले लो ये। ठीक है, इसके अंदर तो लगाइए मेरे पास क्या आएगा। आप सबको पता है 2 माइनस आई बिलोंग्स टू 2 माइनस आई है। दिस इंप्लाइज 2 माइनस आई प्लस दिस इज इक्वल टू 2 माइनस आई। ठीक है, मैंने यही लिखा हुआ है, ये देखो 2 प्लस आई माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर हो गया? मैंने यहाँ लिख दिया तो मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। राइट, सब बच्चों को समझ आ गया ये वाला पोर्शन? ये इसकी रीजनिंग है। राइट, तो इससे मुझे पता चला कि ये जो 2 माइनस आई है ये क्या बन रहा है, 0 एलिमेंट बन रहा है। अगर ये 0 एलिमेंट है तो ये क्या है, 0 के बराबर कर दिया। इससे मुझे क्या पता चला, 2 जो है आई के बराबर आ गया। ठीक है, इसका मतलब a प्लस आई बी में आई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो a प्लस आई बी किसके बराबर है, a प्लस 2b के बराबर है। तो इसका मतलब जो इसके एलिमेंट है जेड आई अपॉन 2 माइनस आई के जो एलिमेंट मैंने लिखा था वो मैंने तो लिखा था a प्लस आई बी प्लस 2 माइनस आई, तो इस आई की जगह मैंने 2b डाल दिया, तो ये इस फॉर्म का हुआ। ठीक है, और देखो आई की वैल्यू आई है 2, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो आई स्क्वायर आ गया 4। अब आई था क्या, वो तो आयोटा ही था ना, तो आयोटा का मतलब आई स्क्वायर इक्वल टू -1, -1 डाल दिया। तो इसका मतलब 4 प्लस इस -1 को इधर लिया है तो 5 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब डिस्टिंक्ट कोसेट्स तब तक आएंगे जब तक वो 5 रहे वैल्यू तक आएंगे, उसके बाद वो रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो मैंने लिखा a प्लस आयोटा बी इज a प्लस 2b, a प्लस 2b इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि 5 के बाद 5 होते के साथ वो 0 बनेगा तो 0 वाला रिपीट होगा, 6 होते ही वो 1 के बराबर आ जाएगा, 7 होते ही वो 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये डिस्टिंक्ट कोसेट सिर्फ तब तक देगा जब तक ये 5 नहीं होगा। तो a प्लस 2b की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4। तो इसका मतलब जो कोसेट्स निकले वो क्या निकले, ये निकले। एक बारी 0 डाला, एक बारी 1, एक बारी 2, एक बारी 3 और एक बारी 4। इसके बाद 5 डालोगे तो 5 की जगह 0 आ जाएगा, यानी कि वो यही वाला कोसेट आ जाएगा। 6 डालोगे तो वो 1 प्लस ये वाला कोसेट आ जाएगा। 7 डालोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। 8 डालोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है आपको? तो इसके बाद एलिमेंट रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फैक्टर रिंग के एलिमेंट एसेंशियली सिर्फ यही एलिमेंट होंगे। तो ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि Z5 की तरह बिहेव कर रहा है। Z5 के एलिमेंट क्या होते थे, 0 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 और 4 उसी के एलिमेंट से अगर कोसेट बना दिए जाए तो ये कोसेट होंगे। तो ये रिंग किसकी तरह बिहेव कर रही है, Z5 की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है बेटा, अब ना कोई बच्चा ये मत सोच लेना कि मैडम ये 5 इक्वल टू 0 आ गया, ये कैसे पॉसिबल है। आप इंटीजर्स के अंदर नहीं थे इस वक्त, आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, कोसेट्स बना रहे थे, वहां का एलिमेंट निकाल रहे थे। तो आप जानते हैं जैसे Z5 है उनके अंदर ये चीजें पॉसिबल होती हैं। ठीक है, कि 2 नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके भी आपको 0 मिल जाता है, इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो ये वहां से आपके पास आया कि ये एलिमेंट किसके हैं, Z5 के। तो बेटा मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको करा दिए आपकी बुक के अंदर जो थे। अब नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी, प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल, और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे बेटा। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।